हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। तो सबसे पहले यही है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो वो एक कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। उसमें क्या था, तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजारों का उपयोग किया गया था। उन लोगों को लेखन कला का ज्ञान था। नगर और शहरों में रहने को सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। इससे आगे है कि नामकरण। इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, किन आधारों पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। नामकरण की हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इस सभ्यता के अन्य अलग अलग नाम हैं, जैसे कि इसे सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है कि हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा हुआ स्थल है। कौन सा, हड़प्पा। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज उत्खनन कार्य किया गया, जैसे कि मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, आमरी, कोटदी, अली मुराद आदि सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। कहने का मतलब है कि जब प्रारंभिक वर्षों में स्थलों की खोज प्रारंभ की गई, तो जो स्थल हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, आमरी, कोटिदजी, अली मुराद, ये सब की सब कहाँ थे, ये सिंधु नदी के तट पर मिले थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हमारे जो पुरातत्वविद थे उन्होंने स्थलों की खोज प्रारंभ की, तो सबसे पहला जो स्थल था वो हड़प्पा था। वो मिला था रावी नदी के किनारे। फिर उसके बाद जैसे ही स्थलों की खोज आगे बढ़ी, जैसे मोहनजोदड़ो, चंदुड़रो, आमरी, कोटजी, अली मुराद, ये सब की सब कहाँ मिले थे, ये मिले थे सिंधु नदी के तट पर। तो इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी और गोदावरी घाटी। जो पहले स्थल खोजे गए थे वो कहाँ मिले थे अब तक, सिंधु नदी घाटी में। लेकिन जैसे ही खोज आगे बढ़ी और बाकी के जो स्थल हैं वो कहाँ मिलने शुरू हुए, सरस्वती घाटी, यमुना घाटी और गोदावरी घाटी में भी क्या हुए, बहुत सारे स्थलों की खोज हुई। अब यह नाम अनुयुक्त हो गया क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा गया, अब ये कैसा लगने लगा, ये अनुयुक्त लगने लगा, ये उपयुक्त नाम नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र को क्या है, दर्शाता था। तब पुराविदों ने इस सभ्यता का प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख दिया गया, क्या, हड़प्पा सभ्यता। तो इसीलिए इस सभ्यता का जो सबसे ऑथेंटिक नाम है वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता। तो क्यों रखा गया, क्योंकि जो पहले जो स्थल थे वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में स्थल सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी में मिल गए, तो ये नाम क्या है, अनुयुक्त लगने लगा। तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दें, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल है वो सबसे पहले खोजा गया था। तो उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि इतिहास की परंपरा का पालन करता है, यह नाम सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि यह किसी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता।
अब बात आती है सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार की। जो हड़प्पा सभ्यता है इसका सीमा का निर्धारण कैसे हुआ और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है, तो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं हमें भारत से। तो सबसे ज़्यादा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसे है, अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो है सुत्त-कोंगडोर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पूर्व में बात करें तो पूर्व में जो से पूर्वी स्थल है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, 1600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम में सुत्त-कोंगडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक है। सुत्त-कोंगडोर की हम बात करें तो कई बार नदी पूछ ली जाती है कि नदी किस नदी के किनारे है, तो सुत्त-कोंगडोर दाक्स नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है। अब बात आती है पूर्व से पश्चिम, तो देख लिया, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे जो उत्तरी स्थल है वो है माडा, और जो कि है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र में है, और ये लगभग कितने किलोमीटर में है, 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। तो उत्तर में कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक ये फैली हुई है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हुआ है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में इस सभ्यता का क्या है, हमें विस्तार पाया गया है। सर्वाधिक जो पुरास्थल हैं वो सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम घाटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो हैं सरस्वती घाटी में। अगर हम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करें, प्रांत की बात करें, राज्य की बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं गुजरात में पाए गए हैं। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा क्या है, समुद्र तट है। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में समुद्र तट की लंबाई कितनी थी, तो 1300 किलोमीटर थी। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता है। और इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका नामकरण हड़प्पा, जो कि सबसे पहले खोजा हुआ स्थल था, उसके नाम पर किया गया, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद इसकी सीमा निर्धारण और क्षेत्र विस्तार। इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद विस्तार की बात करें तो पश्चिम में सुत्त-कोंगडोर से और लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक है। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और सुत्त-कोंगडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई की बात करें तो कितने एरिया में है, 1600 किलोमीटर। इसके बाद आता है उत्तर से दक्षिण। उत्तर में मादा, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइनाबाद तक 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। और किस नदी के किनारे है, दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। और ये मादा कहाँ पर है, ये चेनाब नदी के किनारे है। इसके बाद सुत्त-कोंगडोर दाक्स नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर है जो वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ स्थल था। इस सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में किन किन राज्यों में है, इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है।
पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। स्टेट की बात करें तो गुजरात में मिले हैं और समुद्र तट की बात करें तो कितने किलोमीटर लंबा है? 1300 किलोमीटर लंबा है। इसमें देख लें हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। अगर हम प्रांत की बात करें तो पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब में। नदी की बात करें तो रावी नदी के तट पर है। खोज की बात करें तो किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा स्थल की। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है, कई बार पूछा गया है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, सिंध लरकाना में। इसकी हम खोज की बात करें तो खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बैनर्जी ने। इसमें हमें क्या क्या मिला है? एक तो विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, मृतकों की गली, गोमेद के मनके से बना हार, चांदी की अंगूठी, चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष है। ये हमें सारे की सारे कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। इसके बाद आ जाता है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो भी कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। 1934 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? NC मजूमदार ने। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ भारत में है, पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे है। 1950 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? BB लाल ने। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें रोपड़ से मिलता है। बनावली कहाँ पर है? बनावली भारत के हरियाणा के हिसार में है। कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और खोज किसने की थी? RS विस ने की थी। राखी गढ़ी भी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में है, भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरास्थल है। खोज किसने की थी? सूरजभान ने। कब की थी? 1969 में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में खोज हुई, अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा है कहाँ पर? ये राजस्थान में है। वर्तमान नाम इसका क्या है? गंगानगर इसका नाम है। लोथल कई बार पूछा गया है कि लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भारत के गुजरात के अहमदाबाद में है, भोगवा नदी के किनारे है। 1954 में SR राव ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। लोथल और धौलावीरा, धौलावीरा भी कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है और इसकी खोज 1967 में की थी। किसने? JP जोशी ने। इसके बाद आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसे कैसे यहाँ पर नगरों का नियोजन किया जाता था, कैसी व्यवस्थाएं की जाती थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य विशेषताएं कि यहाँ की सामान्य विशेषताएं क्या थी। सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देश अनुसार बनाए गए थे, कि यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो सबसे अच्छी थी। इन्होंने जो नगरों को बसाया था एक बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बसाया था। दूसरी बात यह है कि सड़कें जो थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर में अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क है वो हमें कहाँ से मिली है? वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी हम चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर थी। पुराविदों ने इसे राजपथ या प्रथम सड़क की संज्ञा दी है। क्वेश्चन आता है कि किसे राजपथ व प्रथम सड़क की संज्ञा दी है हड़प्पा सभ्यता में? तो किसे दी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सड़क, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर की है। मकान कैसे थे? मकान सामान्यतः 4-5 कमरों के बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं, कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। और क्या विशेषताएं थी? जो मकान के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर गलियों में
खुलते थे। जो मकान के जो मुख्य दरवाजे थे, जो मेन गेट थे, वो कैसे थे कि वो सड़कों पर ना खुलकर कहाँ खुलते थे, मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में वो खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि और जो स्थल प्राप्त हुए हैं वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर जो ईंटें थी उनको क्या सजाया जाता था, अलंकृत किया जाता था। सामान्य जो ईंटों का आकार था वो कितना था? ईंटें सामान्यतः 2.5 इंच था, जिनमें 4:2:1 का अनुपात था। ईंटों का अनुपात आपसे पूछे तो कितना था? 4:2:1 का क्या था उनका अनुपात था, यानी कि 4 इंच वो क्या थी, लंबाई थी उनकी, 2 चौड़ाई थी और 1 क्या होती थी, उनकी मोटाई होती थी। इसके बाद प्रमुख नगरों की विशेषता कि उनके जो अन्य नगर थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा नगर 2 खंडों में क्या था, विभाजित था। पश्चिम दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में था निचला नगर। पश्चिम में क्या था, दुर्ग क्षेत्र यानी कि ऊंचा क्षेत्र। पूर्व में क्या था, पूर्व में था निचला नगर। कहाँ पर? हड़प्पा में। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। वो क्या क्या थे? मजदूरों को रहने के लिए श्रमिक बस्ती कुल 15 मकान प्राप्त हुए, कि वहाँ पर क्या था, मजदूर रहते थे। और ऐसे कितने मकान हमें प्राप्त हुए हैं? 15 मकान हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी के पास से 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं, जिसमें कोयले और कंडे की राख मिली है। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है। तो कई बार रिपीट हुआ है कि तांबा गलाने का कारखाना किसे माना है? जो हमें भट्टियां प्राप्त हुई हैं 16, उसमें हमें कोयले और कंडे की राख मिली है, उससे अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर तांबे को गलाया जाता था। इसके बाद यहाँ से पक्की ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनके मध्य में गड्ढा है और गड्ढे में गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? ये मिली हैं हमें हड़प्पा शहर से। उसके बाद आ जाता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभाजित था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र था और वही पूर्व में क्या था, निचला नगर था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इससे आगे हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।